विश्वविद्यालय या BHU के बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसी पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदारों को क्या नसीहत हो? क्या देखिए, अब किसी को नुकसान। मन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? ये इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। था उसको लेकर वो हम हमारी आज की तारीख में सबसे निवेश प्रभावित हो रहा है। देश के दिल मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने स्कूल चले हम के नारे को एक बार फिर बुलंद करने का आगाज किया है और आज सिटी न्यूज़ के खास प्रोग्राम सिटी टॉक में हम बात करने वाले हैं प्रदेश सरकार में, यानी कि शिवराज सरकार में स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी जी से। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज़ के इस खास। नमस्कार। किस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अब लगातार सरकारी स्कूलों का ढर्रा सुधारने के लिए काम करने वाली है और साथ ही साथ स्कूल चले हम का नारा घर घर पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। किस तरह से स्कूल शिक्षा मंत्रालय काम कर रहा है, सीधे मुखातिब होंगे सम्मानीय मंत्री जी से। दीपक जोशी जी, पहला सवाल, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने हैट्रिक बनाने के बाद अब स्कूल चले हम का नारे को फिर बुलंद किया है। क्या लगता है किस तरह से आपका विभाग इसे क्रियान्वित करने में जुट गया? जैसा कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश का दिल है, जी, भारत का दिल है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अगर शिक्षा की बात जाएगी तो पूरे भारत में और भारत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जा सकते हैं। लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र में उतना अच्छा नहीं कर पाए जिससे दूसरा क्षेत्र में हमने किया, और शायद मुख्यमंत्री जी की चिंता इसलिए स्वाभाविक भी थी और इसीलिए उन्होंने शिक्षा को, दोनों शिक्षा को, चाहे उच्च शिक्षा हो या स्कूल शिक्षा हो, दोनों को हमको शोधन की कार्य योजना में ये कहकर के एक तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कारी शिक्षा और शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षकों की संख्या, इन पे बहुत जोर दिया और लगातार प्रयास करके हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा एक स्टैंडर्ड है कि 30 से 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, 1 किलोमीटर पर प्राथमिक शाला होना चाहिए, 3 किलोमीटर पर माध्यमिक शाला होना चाहिए, 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल होना चाहिए, 10 किलोमीटर पर हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, ये मापदंड को हम पूरा फिल करें। लेकिन इस फील के साथ हमने देखा कि हमारे यहाँ जो एनरोलमेंट है पहली क्लास में तो अच्छी संख्या में हो जाता है, करीब 91-92% हो जाता है, लेकिन ये 12वीं तक पहुँचते पहुँचते महज 24% 25% रह जाता है। एक 75% का अंतर हमारे छात्रों की पढ़ाई में कमी हो जाती है, ब्रेक हो जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता जाहिर की और स्कूल चलो अभियान तो हम 2-3-4 साल से चला रहे थे, जिसमें हमारा पहली क्लास में एनरोलमेंट पे हमारा ध्यान देता था। लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि हम 12वीं तक बच्चा लगातार पढ़े, इस पे ध्यान दें, मॉनिटरिंग करेंगे। हाँ, इस ध्यान के लिए उन्होंने हमको कहा है कि 5वीं छोड़ने के बाद बच्चा 6ठी में जाए, इसकी चिंता करें, 8वीं पास करने के बाद 9वीं में जाए और 10वीं पास करने के बाद 11वीं में जाए, 12वीं तक कम से कम बच्चा पढ़े, इस पे ध्यान दें। और खास करके हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई, क्योंकि जनजाति की बड़ी संख्या हमारे यहाँ है मध्य प्रदेश में, लेकिन इनका 6 से 7% ही हम 12वीं तक पहुँचा पा रहे हैं। बहुत बड़ी आज भी जो है शिक्षा पहुंच नहीं पाई। हाँ, बहुत बड़ी नहीं, शिक्षा तो पहुंची, लेकिन वो तंत्र जिसका का हमको चलायमान करना था, उपयोगी करना था, वो कहीं न कहीं नहीं था। तो ये अभियान महज अभियान ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बड़ी चिंता जाहिर की और चिंता के साथ उन्होंने ये कहा कि इसको जन आंदोलन बनाना चाहिए। और जन आंदोलन बनाने के लिए हमने एक नंबर जो कि हमारे शिक्षा विभाग का है, उसके माध्यम से लोगों को आहूत किया कि आप हमारे इस यज्ञ में शामिल हो। इसके लिए वो मिस कॉल देंगे तो हमारी शिक्षा विभाग के लोग उनसे उनसे बात करेंगे उससे, और उनका एनरोलमेंट एक प्रेरक के रूप में करेंगे। ये प्रेरक का काम ये रहेगा कि इन बच्चों को स्कूल तक लाना और वो 12वीं तक लगातार पढ़े, इसके लिए चिंता करना। अभी चूंकि आंदोलन का पहला चरण जिसमें हम एनरोलमेंट में इसकी संख्या निकाल रहे थे वो तो हो गया, लेकिन 16 तारीख से ये आंदोलन के रूप में विधिवत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुभारंभ होने जा रहा है। इसके बाद ये लगातार चलने वाला प्रक्रिया रहेगी, ऐसा नहीं कि बीच में ड्रॉप होगा। सतत हम निरीक्षण करेंगे, सतत बच्चों का मूल्यांकन भी करेंगे, गुणवत्ता भी चेक करेंगे और उनकी उपस्थिति भी चेक करेंगे। एक और गौरव का विषय मध्य प्रदेश में इस स्कूल चले हम अभियान के साथ जुड़ने जा रहा है। 28 जून को
देश के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर प्रणब मुखर्जी इंदौर आगमन पर आ रहे हैं और उनके इंदौर आगमन पर मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर उन्होंने ये स्वीकार किया है आमंत्रण और स्कूल चले हम अभियान को कहीं ना कहीं विस्तार देने के लिए व्यापक रूप से एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं जब देश के प्रथम राष्ट्रपति कहा जाए कि सीधे तौर पर प्रथम नागरिक जो हैं वो मौजूद हों और शिक्षा को लेकर प्रचार प्रसार हो, इसे लेकर सरकार की भी कोशिशें हों और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का संबोधन भी हो, इसको कितना गौरवशाली विषय आप मानते हैं? देखिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को नेक की ए ग्रेड मिला है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए बड़ी गौरव की बात है। और मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय, वहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी पधार रहे हैं और चूंकि महामहिम आ रहे हैं तो हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है। लेकिन सब पले सब बड़े, इस नारे के साथ शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में शिक्षा का आगाज एक जन आंदोलन के रूप में करने जा रहे हैं और उस जन आंदोलन में अगर देश का प्रथम नागरिक शामिल होता है, वही प्रणब मुखर्जी जैसे व्यक्तित्व के राष्ट्रपति, तो निश्चित रूप से हमारे लिए, प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं तो मानता हूं कि इनके आने के बाद जो एक राजनीति में या जनप्रतिनिधियों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं शिथिल है इस के प्रति, वो आगे बढ़ेगा। हम तो कोशिश ये करेंगे कि जनप्रतिनिधियों के साथ साथ हर मशीनरी जिसको कि हम इस अभियान में लगा सकते हैं, उसको लगा के इस अभियान को सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जोशी जी, अगर शिक्षा विभाग के अमले की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि आज भी जो बैकवर्ड एरियाज हैं, अगर मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों की बात करें, जनजातीय क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पर अब भी जो है शिक्षा विभाग का अमला मूल रूप से अपनी सुख सुविधाएं नहीं पहुँचा पा रहा है। अगर संसाधनों की बात करें तो सामुदायिक केंद्रों में आज भी पाठशालाएं लग रही हैं, कई जगह पाठशालाओं के भवन जर्जर हैं। क्या मंत्री बनने के बाद अब इस और भी आपका ध्यान है और इस और भी आप कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से आप भी आते हैं और ग्रामीण विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी आप करते हैं? नहीं, जैसे आपने बताया कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जहां हमने नवीन शालाएं खोली, वहाँ तो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हमको बिल्डिंग मिली है और हमने बिल्डिंग तत्काल बना दी। पुराने भवनों का जरूर हम कह सकते हैं कि उनकी स्थिति अभी ठीक नहीं है। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमने कुछ बजट का अलॉटमेंट भी इसके लिए तय करा है कि हम भवनों का जो अभी नए हमारे हायर सेकेंडरी बन रहे हैं, हाई स्कूल बन रहे हैं, उनको तो हम भवन के साथ ही बना रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार जिसने कि 2003 के पूर्ववर्ती सरकार, इसने 0 बजट पे जो विद्यालय खोले थे, वो 0 बजट के कारण आज हमें बहुत दिक्कत आ रही, क्योंकि उस समय 0 बजट पे स्कूल तो खोल दिए मैच, लेकिन उनके लिए न शिक्षक की व्यवस्था, न साधनों की व्यवस्था, न इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, उसके कारण से हम आज कहीं न कहीं उस स्थिति में हैं। लेकिन पूरी कोशिश हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ज़्यादा मजबूत करें, खास करके वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, इसके अलावा खेल का मैदान, क्योंकि खेल के मैदान के बिना हमारी प्राथमिक शाला, मिडिल शाला कहीं ना कहीं अधूरी दिखती है हमको, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा खेल मैदान हम उपलब्ध करा दें। फिर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप हमने वहाँ से अतिक्रमण मुक्त करने का भी एक अभियान छेड़ा है, जो हमारे स्कूल के परिसर बड़ी संख्या में अतिक्रमण की चपेट में आ गए, चाहे वो गाँव में चाहे शहर में हो, तो अतिक्रमण से मुक्त करने का भी हमने फैसला किया और काफ़ी जगह कलेक्टर ने कार्रवाई भी की है, कुछ जगह होने जा रही है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि थोड़े समय में हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक ठीक कर लेंगे। मध्य प्रदेश को एजुकेशन के बड़े सेंटर्स का एक बड़ा हब भी कहा जाता है, जिनमें इंदौर भी है, जबलपुर भी है और भी कई बड़े शहर हैं। इंदौर की अगर हम बात करें तो अकेले इंदौर एकमात्र ऐसा देश का शहर है जहां IIT और IIM जैसे बड़े संस्थान हैं। अब शिवराज सरकार की कोशिशों के बाद सिम्बायोसिस जैसी यूनिवर्सिटीज़ भी आने लगी हैं और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी बहुत हद तक बड़ा है। क्या लगता है शिक्षा के तौर पर मध्य प्रदेश को कितना बड़ा हब देखते हैं? क्या लगता है मध्य प्रदेश में एजुकेशन हब जैसे बनने लायक कोई शहर आपकी नजर है? माननीय मुख्यमंत्री जी तो शुरू से ये कहते आए कि हम सरकार के भरोसे नहीं बैठे, अन्य लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, और इसीलिए मध्य प्रदेश में 2008 में निजी विश्वविद्यालय विधेयक आया था और उसके बाद 12 यूनिवर्सिटी अभी हमारे पे निजी क्षेत्र में स्थापित हो गई, चाहे उसको निवेश की दृष्टि से देखें, चाहे रोजगार की दृष्टि से देखें या शिक्षा की दृष्टि से देखें। आज एक बड़ा काम निजी विश्वविद्यालयों के माध्यम से हो रहा है। जब सिम्बायोसिस जैसी संस्था आज हमारे मध्य प्रदेश में आ रही तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और अभी भी हमारे पास 12-15 निजी विश्वविद्यालयों के पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो शीघ्र हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है कि चूंकि मध्य प्रदेश आज कृषि के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाए। कम से कम एक संस्था हमारी ऐसी हो जो पूरे भारत में नहीं पूरे संसार में पहचानी जाए, तो उनका पूरा प्रयास है। इसी तारतम्य में उन्होंने हमको निर्देश दिया था। अभी हमने विश्वविद्यालयों में भी हर विश्वविद्यालय को लिखा कि आपके यहाँ 2 डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं कम्पीट करते हो। हर एक विश्वविद्यालय ने अपना काम बनाया है, हर एक विश्वविद्यालय हमको भेज रहा है कि हमने 2 डिपार्टमेंट तय किए हैं कि इसको हम नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं स्थापित करेंगे। तो पूरी कोशिश है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक समृद्धशाली मध्य प्रदेश के रूप में पहचाना जाए, इसका प्रयास है।
एक सवाल और मेरे जहन में है, अब तक ऐसा होता है कि मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार के आरोप लगते हैं, क्योंकि केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब देश में मोदी सरकार है और प्रदेश में शिवराज सरकार है, यानी कि प्रधानमंत्री भी आपकी ही पार्टी के हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में क्या लगता है देश के दिल को क्या कुछ नया मिलने वाला है? और शिक्षा जगत की अगर बात करें तो आपके नेतृत्व में मंत्रालय क्या नई उपलब्धियां मध्य प्रदेश को लेकर आ रहा है? 5 अपनी प्राथमिकता मोदी जी ने बताई थी, उसमें शिक्षा है। और चूंकि शिक्षा है और शिक्षा के लिए हम सबसे सेंटर में बैठे हैं, हमारे यहाँ कोई चीज स्थापित होगी वो देश में आसानी से हर जगह पहुंचेगी। तो हमारा तो पहला प्रयास ये होगा कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पे कोई शैक्षणिक संस्थाएं बनेगी देश में, तो हम मध्य प्रदेश को सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से हाथ कोने से, देश के कोने से आदमी आसानी से आ सकता है। हमारे पास चूंकि हमारा ये बड़ा हुआ क्षेत्रफल बड़ा है, जमीनें उपलब्ध है, हमारे पास स्थान उपलब्ध है। आज के समय में हम मध्य में होने के कारण सारी जगह से, चाहे हवाई साधन हो, चाहे रेल के साधन हो, चाहे अन्य साधन हो, वो भी हमारे पास विद्यमान है। तो ऐसे दृष्टिकोण में हम कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की जो शैक्षणिक संस्थाएं खुलेगी उसमें अधिकतम मध्य प्रदेश में खुले, ताकि पूरा एक जगह से पूरा माहौल बन जाए। और दूसरा, जो शिक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे एकेडमिक लोगों की व्यवस्थाओं को देकर ये हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो इस पहचान के साथ कहीं न कहीं जुड़े। एक और बड़ा मसला आपके विभाग से जुड़ा हुआ है, लगातार जो है अध्यापक और शिक्षकों के बीच में उनके पदक्रम को लेकर, पदोन्नति को लेकर और कई सारे उनके लंबित प्रकरणों को लेकर नाराजगी का आलम भी था। पिछली सरकार को भी उनकी नाराजगी झेलना पड़ी थी। आपको लगता है ये जो बार बार संघर्ष मोर्चा बनता है, चाहे राज्य अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बात करें या शिक्षक कर्मचारी संघ की बात करें, इनकी जो तमाम समस्याएं हैं, इनकी जटिल समस्याओं के सरलीकरण पर, उनके समाधान पर भी आपका कभी फोकस रहेगा? मैंने बताया ना आपको, पहले की सरकार ने 500 रुपए में शिक्षक को भर्ती किया था, जो शिक्षा कर्मी कल्चर था। और 500 रुपए में शिक्षक भर्ती होने के बाद आज उस शिक्षक को हम 18,000 रुपये कम से कम दे रहे हैं। तो वेतनमान में तो कहीं हम विसंगति नहीं है, लेकिन जो भर्ती नियम और प्रक्रिया है उसका पालन तो हमें संविधान के दायरे के अंतर्गत ही करना पड़ेगा। जो शिक्षक साथी पुराना है उसके वेतन और इनके वेतन में कहीं अंतर तो आएगा, अंतराभाव भी आएगा। लेकिन इनकी एक मांग है कि समय समान काम समान वेतन, लेकिन कहीं न कहीं एक वरिष्ठता और कनिष्ठता भी देखना पड़ेगी। इसके अलावा चूंकि इनकी जब भर्ती जो की गई थी, किन नियमों और प्रक्रिया के तहत की गई थी, उसका भी उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है कि उन्होंने 500 को आज 18,000 पे पहुंचा दिया। इनके तबादलों की नीति हमने शिथिल की। भर्ती तो लगातार चली रही है, आप देख रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश में बहुत कम शाला शिक्षक विहीन होगी। ऐसी स्थिति में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो 5-6 संगठन हैं और 5-6 इनके अलग अलग संगठन काम करते हैं, इन सब संगठनों को एक बार बुलाकर और एक जगह बिठाकर आपस में क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा इनका संवाद करके किस प्रकार से इन दोनों को मिलाकर इस विसंगति को दूर कर सकते हैं, ये सुझाव इनसे ही लेंगे एक बार। और जब सुझाव आ जाएगा, जब इन्हीं के बीच से सुझाव निकलेगा तो उसका क्रियान्वयन भी हम करेंगे। और वैसे मेरा मानना है कि आज की तारीख में शिक्षक साथियों का लगभग जितना असंतोष था वो काफी हद तक दब चुका है। कहीं न कहीं उनकी मांगों को मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता से लिया है, पहचाना है, बहुत सी उनको हमने वो भी दिया है। फिर अभी पदोन्नति और क्रमोन्नति का मामला जो है ये तो हम अपने पोर्टल पे जारी करने वाले हैं। जब सूची जारी हो जाएगी तो अब ये गड़बड़ वाला मामला नहीं होगा। फिर डीओ ऑफिस जो हमारे जिले की सबसे मजबूत कड़ी है, या प्रदेश में हम कहते हैं शिक्षा का संचालन डीओ के माध्यम से ही होता है। आज हमें कई कमजोरी दिखती है कि डीओ के रूप में हम एकेडमिशियन को नहीं बिठा पा रहे हैं। अभी हमारे पास 30 जिलों में प्रभारी डीओ हैं। हमारी कोशिश है कि जो रिक्त डीओ पद है वह अच्छे एकेडमिशियन को बिठा के, अच्छे अधिकारियों को बिठाकर वो स्थान की पूर्ति करें। इसके अलावा जो शिक्षक साथियों को बड़ी समस्या आती है लेखा शाखा और स्थापना शाखा से, इनकी विसंगतियां भी हम दूर करने जा रहे हैं। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि लेखा शाखा और स्थापना शाखा में कोई भी व्यक्ति 3 साल से ज्यादा काम नहीं करेगा। जब ये 3 साल वाला हो जाएगा तो वर्षों से जमी रहने वाली प्रक्रिया जो कहीं न कहीं निरंतर त्रुटि के साथ या गलती के साथ या जानबूझ के की जाने वाली मानते हैं, जिससे शिक्षक कहीं न कहीं ऐसा मानता है कि डीओ ऑफिस में जाने से उसको ठीक नहीं लगता, तो ये माहौल हम ठीक करना चाहते हैं। हाँ, माहौल हम ठीक करना चाहते हैं। फिर हमारी कोशिश है कि डीओ के ऑफिस में शिक्षक क्यों जाए। शिक्षक बहुत से बार अपनी फाइलों को लेकर वहां जाता है, वहां क्यों जाए। उसकी फाइलें या तो संकुल पे या जन शिक्षा केंद्र पे पूरी हो जाए, उसको नहीं आने जाने की आवश्यकता पड़ेगी। अभी देखने में आया, चूंकि आपने बताया ग्रामीण क्षेत्र में कि दो शिक्षक है तो एक शिक्षक सरकारी काम से गया, ये व्यवस्था भी है। तो अभी आईटी का हम फायदा उठाते हुए कि आईटी के माध्यम से अभी नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं
जिसमें मोबाइल से हम शिक्षक की लोकेशन लोकेट कर लेंगे कि वो इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है। सिस्टम जैसा कुछ आप हाँ, ये डेवलप कर रहे हैं हम। बहुत जल्दी हमारे सिस्टम जब आ जाएगा तो हम शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कर देंगे। फिर अभी हमारे यहाँ शिक्षकों की निरीक्षण का कोई हमारे पास दायरा नहीं है। जन शिक्षक और स्कूल केंद्र प्रभारी चूंकि खुद भी शिक्षक है, इसलिए वो अपनी काम के बदले दूसरे कामों में कम ध्यान दे पाते, इसलिए अभी एरिया एजुकेशन ऑफिसर सब ब्लॉकों में एरिया एजुकेशन ऑफिसर नियुक्त कर रहे हैं, जिनके अंडर में नीचे तक एक अमला रहेगा और ये सतत मॉनिटरिंग का काम इनका रहेगा। जब ये सतत मॉनिटरिंग होगी तो ये जो हमारा कहीं ना कहीं स्तर थोड़ा सा नीचे दिखता है हमको, वो ठीक ठाक हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी आपकी योजनाएं हैं। उम्मीद है कि जनता को इसका फायदा मिलेगा और जन जन तक जो स्कूल चले हम का नारा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पहुंचाना चाहते हैं वो आपका मंत्रालय पहुंचाएगा। अंत में जाते जाते क्या लगता है, सरकारी शिक्षा का जो ढर्रा है, जो कहा जाए सरकारी शिक्षा की परिभाषा है, उसमें मूल परिवर्तन लाने के लिए आप तमाम कोशिशें जरूर कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से जनता की भागीदारी भी आप शिक्षा मंत्रालय के साथ जोड़कर देखते हैं, उसे लेकर क्या है सीधा संदेश सिटी न्यूज के दर्शकों के लिए? नहीं, देखिए, हमारा कहना है कि शिक्षा, हमारे कहना तो संस्कृति में कहा कि शिक्षा वो दान है जो देने से घटना नहीं बढ़ता है। तो हम तो समाज से यही चाहते हैं कि जितना शिक्षित हम अपने समाज को कर सकते हैं वो करने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। आप अपने पड़ोस के आदमी को देखें कि अगर वो कमजोर है तो उसको पढ़ाने का प्रयत्न करें। और शायद शिवराज जी की ये प्रेरक का जो माध्यम बनाया हमने, वो यही है कि हम समाज को इससे जोड़ना चाहते हैं। लेकिन समाज अगर इससे भी नहीं जुड़ना चाहता तो आसपास के गली मोहल्ले से जुड़ सकता है, और गली मोहल्ले से जुड़ के हमारे यहाँ कोई काम करने वाला था, उसका बच्चा किस स्थिति में, उसके बच्चे को देख ले, उसकी थोड़ी मदद कर दे। आज वो पढ़ेगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो आपका तो सम्मान करेगा, देश का सम्मान भी बढ़ाएगा। इसलिए पूरे समाज को मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहे वो बहुत ही गरीब हो या अमीर से गरीब हो, उस सब आदमी को ये सोचना चाहिए कि हमको मध्य प्रदेश को अगर शिक्षित करना है तो निरंतरता बनाते हुए इस आंदोलन में जो हमने स्कूल चलो अभियान के साथ जोड़ा है, इससे सबके सब लोग जुड़े, सबके सब लोग इस मध्य प्रदेश को जैसे कहा गया कि पढ़े और आगे बढ़े, इस नारे के साथ आगे बढ़ते हुए इस मध्य प्रदेश को बढ़ाने के लिए हम सब लोग भागीदार बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपना संजोया है उसे साकार करने के लिए आपका मंत्रालय पूरी तरह से कटिबद्ध है और आगे आने वाले दिनों में काम भी करेगा। उम्मीद है कि सब पढ़े सब बड़े का जो नारा शिक्षा मंत्रालय ने दिया है और खासतौर पर स्कूल चले हम अभियान, इसे लेकर जो मध्य प्रदेश की सरकार ने कोशिशें की हैं वो अमली जामा पूरे ढंग से सही ढंग से पहुँच पाएगी और सरकारी शिक्षा की पद्धति में अमूलचूल परिवर्तन भी होंगे, ताकि सही मायनों में मध्य प्रदेश का हर नौजवान साक्षर बने और शिक्षित बने। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जोशी जी, आपने हमसे खास बातचीत की। एक सिटी न्यूज़ के खास प्रोग्राम सिटी टॉक में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए मेरे कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। विश्वविद्यालय या बीएचयू के बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसे पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदारों को क्या नसीहत हो? क्या देखिए, अब किसी को नुकसान मन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। अगर था उसको लेकर वो हम हमारी आज की तारीख में सबसे